नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं, आपने कल भी सुना है, मोकामा के तारतर नरसंहार की। यह घटना है जून 1987 की, 1987 की। वैसे भी जून 1987 का जो महीना था बिहार के लिए, बिहार के मुख्यमंत्री थे बिंदेश्वरी दुबे, और बिहार में अपराध की घटनाओं ने पूरे बिहार को डरा दिया था। नरसंहार एक नहीं कई हुए थे। जून 1987 की मैं डायरी खोलता हूं अपनी, तो सिर्फ तारतर नरसंहार ही नहीं दिखता है। ये तो पटना का है। औरंगाबाद का वह बदनाम दलेल चक बघौरा नरसंहार दिखता है। रोहतास के करगहर का इटवा नरसंहार दिखता है। तो जून 1987 का महीना बहुत ही खराब महीना गुजरा। और जब हम मोकामा के तारतर नरसंहार की बात कर रहे हैं, जाहिर तौर पर इसमें कैलू यादव बनाम दुलारचंद यादव की बात सामने आती है। कैलू यादव कौन था, कैसे वह इतना बड़ा दस्यु सम्राट बन गया था, कैसे इतना बड़ा अपराधी बन गया था, और उसने अपनी जिंदगी में कितनी हत्याएं की वह खुद नहीं गिन पाता था। और हत्या करने का जो तौर तरीका था उसका बहुत ही खतरनाक था। अधिक यादव का शिष्य यह कैलू यादव, अधिक यादव पेट फाड़ कर मारता था, और यह तो शरीर को हिस्सों हिस्सों में काट कर गंगा में बहा देता था। तो देखिए, यह कैलू यादव मूल रूप से मुंगेर का रहने वाला था। लेकिन यदि हम पुरानी डायरी में जाते हैं और पुराने रिकॉर्ड को देखते हैं तो मालूम ये होता है कि कैलू यादव और दुलारचंद यादव दोनों पहले एक ही थे। कैलू यादव बॉस था, दुलारचंद यादव बहुत ही खास शागिर्द था। कैलू यादव ने जब अपने गिरोह का विस्तार किया था कई जिलों में, तो पटना जिले का मोकामा का जो इलाका था, ताल का इलाका था, उसमें दुलारचंद यादव के पास ही कमान थी। और दुलारचंद यादव का गांव तारतर, ये ताल इलाका का गांव, और 12 टोलों का यह गांव था। लेकिन बाद में किसी बात को लेकर अनबन हुई, गिरोह में विभाजन हुआ, और कैलू यादव बनाम दुलारचंद यादव हो गया। कैलू यादव की हस्ती बड़ी हस्ती थी। तो कैलू यादव दुलारचंद यादव को छोड़ता कैसे? तो दुलारचंद यादव से, दुलारचंद यादव की धरती पर ही, दुलारचंद यादव के गांव में ही लड़ने को कैलू यादव ने अपना गिरोह भी तैयार कर लिया। और वहां दुलारचंद यादव से लड़ने को यादव लड़ाके ही तैयार किए, यादव अपराधी ही संगठित कर लिए। तो गांव में अब 2 गिरोह हो गया। एक कैलू यादव का गिरोह, अब इस गिरोह को यहां मोहन यादव और राजन यादव लीड कर रहा था। खबर यह थी कि तारतर गांव में एक और कोई सूबा यादव है जो कैलू यादव को लीड देता है दुलारचंद यादव के खिलाफ, और दूसरे मोर्चे पर दुलारचंद यादव खुद। तो दोनों तरफ से जंग शुरू हो गई, युद्ध शुरू हो गया, लाशें गिरने लगी। और 1987 की हम बात कर रहे हैं, 5 जून 1987 को जो यह नरसंहार हुआ था तारतर, जो कैलू यादव ने किया था। इसके पहले भी पिछले 2 वर्षों में, मतलब 1985 से 5 जून 1987 की तारीख तक 16 और लोगों की हत्याएं हुई थी। तो दोनों ओर से लड़ाई चल रही थी। 5 जून 1987 की घटना में सुबह सुबह अंजाम दिया था कैलू यादव ने। सवेरे सवेरे वह घोड़े पर सवार होकर आया था, उनके लोग आए थे। हालांकि उसी दिन 4 जून की रात को एक इनकाउंटर भी कैलू यादव गिरोह के साथ मुंगेर में पुलिस वालों की हुई थी, जिसमें एक अपराधी मारा गया था कैलू यादव गिरोह का। खैर, तो तारतर गांव में आकर कैलू यादव गिरोह ने दुलारचंद यादव के समर्थन के नाम पर 5 निर्दोष लोगों की हत्याएं कर दी थी, जिनके नाम शिव सहनी, टुन्ना सहनी, गनौरी महतो, प्रभु बेलदार और सकल महतो था। ये सभी सुबह सुबह उठे थे और अपने अपने काम पर जा रहे थे। कुछ नदी किनारे पहुंचे थे, कुछ छर्री लाने जा रहे थे। तो ये कोई दुलारचंद यादव के फाइटर नहीं थे। लेकिन जब दुलारचंद यादव को खबर मिली, या उनके लोगों को खबर मिली कि कैलू यादव ने हमला बोला है, तो उसी वक्त जवाबी कार्रवाई करते हुए एक कैलू यादव के आदमी होने के शक के आधार पर राजू यादव की हत्या भी तारतर गांव में ही कर दी गई थी।
तो देखिए अब ये दुश्मनी और इस दुश्मनी के कारण क्या क्या सब हुआ। जैसा मैंने आपको बताया कि कैलू यादव से पहले दुलारचंद यादव फूटा। अब दुलारचंद यादव से लड़ने को कैलू यादव ने मोहन यादव और राजन यादव को खड़ा कर दिया। तो दुलारचंद यादव को डैमेज करने के लिए कैलू यादव ने बहुत कुछ किया और दुलारचंद यादव ने भी कैलू यादव के नए आदमी बने उसके ही इलाके में मोहन यादव को निपटाने के लिए बहुत कुछ किया। कैलू यादव से लड़ने के लिए दुलारचंद यादव को मुंगेर जाना होता, लेकिन मोहन यादव यहां ही जान की आफत बना हुआ था। तो जब दुश्मनी हुई कैलू यादव से दुलारचंद की और इस कारण मोहन यादव से, तो दुलारचंद यादव ने, जो पुराने रिकॉर्ड हैं मेरे पास, हिंदुस्तान अखबार की खबर है, श्रीकांत गए थे घटना को कवर करने, आज भी हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो उनकी रिपोर्ट कहती है, मेरी लाल डायरी में जो बातें लिखी हुई है, कि मोहन यादव का घर दुलारचंद यादव ने ढा दिया था और दुलारचंद यादव का जो गिरोह था वह मोहन यादव की जमीन को भी कब्जा कर लिया था। इतना ही नहीं, मोहन यादव के लोगों की 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। तो इस वारदात से कैलू यादव का बौखला जाना स्वाभाविक था और वह बौखला गया था कि दुलारचंद यादव उसके लोगों को इस तरीके से कत्लेआम कर रहा है, उन्हें बेदखल कर रहा है। तो कैलू ने कुछ माह पहले, मतलब 5 जून 1987 की तारीख से कुछ माह पहले एक बार और अटैक करने की कोशिश की थी। पुलिस भी मौजूद थी, क्योंकि इस इलाके में और इस प्रभाव वाले क्षेत्र में लगातार घटनाएं घट रही थी। तब पुलिस ने, देखिए 5 जून 1987 की घटना के दिन, जिस दिन नरसंहार हुआ, उस दिन पुलिस कुछ दूरी पर थी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया था। लेकिन इसके पहले, कुछ महीने पहले, जो कैलू यादव ने अटैक किया था, तब पुलिस ने कैलू यादव गिरोह को खदेड़ दिया था। गुस्से में कैलू यादव गिरोह ने एक घर में आग लगा दी थी और इसका परिणाम भुगतने को जो पुलिस को भी और गांव के लोगों को भी कहा था कि आज हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आगे करेंगे, तैयार रहो। और चलते चलते उसने एक किशुन सहनी की हत्या कर दी थी, जो मछली बेचने गया हुआ था। तो यह पृष्ठभूमि पहले से बनी हुई थी कि इस गांव पर हमला होगा। लेकिन 5 जून 1987 के नरसंहार का तात्कालिक कारण क्या बना, यदि हम इसकी पड़ताल करते हैं तो एक हुस्न बानो का नाम आता है। समझ सकते हैं, हुस्न बानो मतलब एक लड़की का नाम आता है। आज अखबार की रिपोर्ट मेरे सामने मेरी लाल डायरी में है। तो ये हुस्न बानो कौन थी, यह जानने के लिए आप बेताब हैं। मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि एक लड़की का जिक्र आएगा। तो देखिए, ये जो हुस्न बानो थी वो धनबाद की एक लड़की थी और धनबाद के एक कॉलेज में पढ़ती थी। तो जब कैलू यादव और दुलारचंद यादव दोनों एक साथ थे, तो दोनों धनबाद जाया करते थे छुपने और ठिकाना पाने, जब पुलिस यहां अधिक खदेड़ती थी। तो धनबाद आने जाने के क्रम में कैलू यादव अपना दिल इस हुस्न बानो को दे बैठा। अब हुस्न बानो से मुलाकात कैसे हुई, उनके परिजनों ने क्या कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन कैलू यादव का प्यार हुस्न बानो से हो गया। तो कैलू यादव सीनियर था, दुलारचंद यादव शागिर्द थे। तो दुलारचंद यादव के मन में भी हुस्न बानो के लिए प्यार उमड़ रहा था, लेकिन कैलू यादव के सामने इतनी हिम्मत नहीं कि दुलारचंद यादव हुस्न बानो के प्रति अपने प्यार का इजहार कर सकें। कैलू यादव को पता भी नहीं कि दुलारचंद यादव क्या सोच रहा है। लोग ये कहते हैं, और जो रिपोर्ट कह रही है, कि कैलू यादव हुस्न बानो के प्यार में इस कदर डूबा हुआ था कि वह सीधे उसके घर पर जाकर ठहरने लगा। साथ में कई बार दुलारचंद यादव भी गए और हुस्न बानो का खर्चा जो भी था धनबाद में, वह कैलू यादव और कैलू यादव के लोग वहन करने लगे थे। फिर दोनों का प्यार बहुत तेज परवान चढ़ा, दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे और बात यहां तक पहुंची, आज अखबार की रिपोर्ट मेरे सामने है, कि कैलू यादव ने हुस्न बानो से इस्लामी रीति रिवाज से शादी कर ली थी।
देखिए, यह जो आपको हम बता रहे हैं वह अखबार की रिपोर्ट कहती है। कैलू यादव तो बाद में मारा ही गया, और कैलू यादव जब मारा गया, वह जो मौत हुई थी उसके बारे में भी कई दिनों तक संशय चलता रहा। पुलिस के प्राधिकारी भी कहते रहे कि कैलू यादव के मारे जाने की खबरें कई बार फैलती है और कई बार झूठी साबित हो जाती है। खैर, लेकिन इस बार जब फैली थी 1990 के बाद, 1992 की शायद बात है, वह कहानी भी आपको हम बताएंगे। तो हुस्न बानो से कैलू यादव ने निकाह कर लिया और हुस्न बानो ने भी कैलू यादव को अपना मान लिया। तो कहते हैं कि यह भी एक बड़ी वजह रही कि कैलू यादव और दुलारचंद यादव में विवाद हो गया। दुलारचंद यादव को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि हुस्न बानो कैलू यादव की हो गई। तो दुलारचंद यादव भी अब अपने को बहुत संगठित कर चुका था। कैलू यादव, उसने यह मान लिया था कि यदि हम कैलू यादव से अलग भी हटते हैं तो हमारे साथ इतने लोग हैं कि हम कैलू यादव से लड़ लेंगे। तो आज अखबार की रिपोर्ट कहती है कि इसके बाद क्या हुआ कि जब दुलारचंद यादव उदास रहने लगे, उनके जो शागिर्द थे, चेले थे, जो हथियारबंद लोग थे, उन्होंने यह देखा कि दुलारचंद बहुत ही उदास हैं। तो दुलारचंद की सहमति ली गई कि नहीं ली गई पता नहीं, लेकिन शादी के बाद भी, कैलू यादव से शादी के बाद भी जो हुस्न बानो धनबाद में रह रही थी, उसे दुलारचंद यादव के लोगों ने उठा लिया और फिर शायद मोकामा ले आए। अब यह खबर, यह जो घटना है वह मई 87 की ही बताई जाती है। इस पर दुलारचंद यादव की कहीं कोई टिप्पणी उस वक्त नहीं आई थी, क्योंकि दुलारचंद यादव तब फरारी ही थे जैसे कैलू यादव फरारी था। बाद में दुलारचंद यादव ने राजनीति की तरफ अपना कदम बढ़ाया, विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था मोकामा से दिलीप सिंह के खिलाफ, चुनाव हार गए थे, जेल में बंद रहकर चुनाव लड़े थे। दुलारचंद यादव अपनी मूंछों के लिए भी बड़े मशहूर रहे हैं, और आपको यह भी पता है कि 1991 के इलेक्शन में दुलारचंद यादव से मिलने के लिए लालू यादव तातर भी गए थे। तो जब कैलू यादव को यह खबर मिली कि हुस्न बानो, मोबाइल का दौर था नहीं, सूचना मिलने में देरी होती थी, तो जब कैलू यादव को मालूम हुआ कि हुस्न बानो गायब है और उसे दुलारचंद यादव के लोग उठा ले गए हैं, तो इसके बाद तो कैलू यादव का गुस्सा फट ही जाना था। और कहते हैं कि इसके बाद ही उसने यह तय कर लिया कि तारतर गांव में घुसकर दुलारचंद यादव को मारेंगे। इसी की परिणति रही कि 5 जून 1987 को कैलू यादव गिरोह ने तारतर में हमला बोला। खोज हो रही थी दुलारचंद यादव की, लेकिन दुलारचंद यादव मिले नहीं, और दुलारचंद यादव जब नहीं मिले तो 5 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई। पुलिस गांव में है यह जानते हुए भी कैलू यादव गिरोह ने हमला बोला था, और कहते हैं कि इस वारदात या इस नरसंहार के बारे में राज्य खुफिया इकाई को जानकारी थी, और स्वयं मुख्यमंत्री निवास से इसकी जानकारी भी, बिंदेश्वर दुबे मुख्यमंत्री थे, प्रशासन को दी गई थी। लेकिन पता नहीं वहां इस कदर पुलिस बल की तैनाती क्यों नहीं की गई, या फिर वहां जो पुलिस तैनात थी वह इतनी सतर्क क्यों नहीं थी कि हमलावरों से काउंटर फायरिंग कर सके। उस वक्त पटना के डीएम हुआ करते थे मुख्तियार सिंह, और सीनियर एसपी थे बीडी राम, जो बाद में झारखंड के डीजीपी भी बने, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और डीआईजी थे अरुण नारायण सिंह। इन्होंने घटनास्थल का दौरा किया था और यह माना था, देखिए ये जो लड़ाई है यह कैलू बनाम दुलारचंद की लड़ाई है, और इस लड़ाई की वजह, देखिए जब भी कोई दो बड़े गिरोह बढ़ते हैं, तैयार होते हैं, तो उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। यह बात भी सही है। तो कैलू यादव को भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था अपने इलाके में। दुलारचंद यादव के बारे में कहा यह जाता था कि इसे भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो गया है, और जब दुलारचंद यादव कैलू यादव से फुटकर अलग हुआ, फिर कैलू यादव ने भी अपना व्यक्ति तैयार किया, अपना गिरोह तैयार किया मोहन यादव के नेतृत्व में दुलारचंद से लड़ने को, तो उसे भी राजनीतिक संरक्षण मिला। जो पुराने रिकॉर्ड हैं कहते हैं कि दुलारचंद यादव तब कांग्रेस को समर्थन देता था, और तो और आरोप यहां तक लगा कि दुलारचंद कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए बूथ भी छापता था। यदि आप मोकामा विधानसभा क्षेत्र की बुनावट देखेंगे, जो पहले मूल रूप से था, तो और अब भी बहुत सारा हिस्सा है, तो मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जीत के लिए
टाल क्षेत्र पर आपका दबदबा जरूरी था, और टाल क्षेत्र में यदि बूथ की छपाई हो गई तो आप जीत के प्रति निश्चिंत हो जाते थे। तो यह कारण भी रहा कि जो टाल क्षेत्र के लोग थे वे राजनीति में और साथ में अपराध में, देखिए आपने कहानी सुनी ही कि 1990 में श्याम सुंदर सिंह धीरज भी कांग्रेस की राजनीति में बहुत ही प्रमुख चेहरे थे और बड़े ही बलवान माने जाते थे। आज भी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्हें दूसरे बाहुबली, बहुत ही बड़े बाहुबली दिलीप कुमार सिंह ने चुनाव हरा दिया था जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़कर। दिलीप कुमार सिंह अनंत कुमार सिंह के बड़े भाई थे, अब तो रहे नहीं। तो ये सारी कहानी वहां चल रही थी, और जब तारतन नरसंहार हुआ फिर गिरफ्तारियां शुरू हुई। आरोप यह भी लगने लगा कि जो गिरफ्तार किए जा रहे लोग हैं वे निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। और गांव का माहौल कैसा था इस नरसंहार के बाद, यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देखिए, मैं हिंदुस्तान अखबार में श्रीकांत की रिपोर्ट पढ़ता हूं कि जब दोनों ही गिरोह, दुलारचंद और कैलू गिरोह, निर्दोष लोगों पर टूट पड़ रहा था, तो गांव के लोग समझ गए थे कि अब यहां जिंदगी सुरक्षित नहीं है। जैसा मैंने बताया कि यह 12 टोलों की बड़ी बस्ती, तो यहां ऐसे कई खेतिहर थे जिनके पास तब 300-300 बीघे जमीन थी। श्रीकांत ने जब तारतर गांव का दौरा किया तो उन्होंने पाया कि गांव के ऐसे कई बड़े खेतिहर जिनके पास इतनी जमीनें थी, जैसे सिया महतो, बलराम महतो, बंगाली महतो, बंसी महतो, इनका जो परिवार है वो गांव छोड़कर भाग गया है। और ये स्वयं ही नहीं भागे हैं, इनके परिवार की जो औरतें हैं, क्योंकि ये जो हमला हो रहा था और जिस तरीके से लोग मारे काटे जा रहे थे उसमें महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा था, तो लोग गांव छोड़कर भाग रहे थे। और इनमें से ऐसे कई लोग थे जिनके पास इतनी जमीनें थी कि उनका घर वहां हवेली नुमा था, तो हवेली नुमा घर को भी बनकर लोग भाग जा रहे थे। अब हम आपको चर्चा कर लेते हैं राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप चलता रहा कि देखिए, युवा जनता दल के तब राष्ट्रीय महासचिव थे विजय कृष्ण, जो बाद में सांसद हुए, नीतीश कुमार से चुनाव लड़ते रहे, अब जेल में हैं, हत्या की सजा काट रहे हैं। और विजय कृष्ण अपने जमाने में बहुत ही लड़ाके नेता थे। तो विजय कृष्ण चूंकि इसी इलाके से आते थे, इसी इलाके से प्रतिनिधित्व भी उन्होंने किया। विजय कृष्ण का एक बयान हम देख रहे हैं अपनी लाल डायरी में, अखबारों में जो छपा है, कि विजय कृष्ण ने साफ आरोप किया था कि देखिए, तारतर का जो कांड है उसमें कई प्रांतीय नेताओं की भूमिका है, और यहां कांग्रेस और दूसरी ओर वामपंथी नेताओं की दिलचस्पी भी रहती है। वे यह भी बोले थे कि देखिए, अपराधियों को खुलेआम नेताओं का समर्थन और संरक्षण मिलता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि कोई 2-2.5 महीने पहले गांव में एक समारोह का आयोजन किया गया था, और इसी आपराधिक लड़ाई में एक पुलिस मुठभेड़ हुई थी जिसमें कुछ अपराधी मारे गए थे। तो ये जो गिरोह वाले थे जिनका प्रभाव था, तो मारे गए उन अपराधियों का स्मारक तैयार करा दिया गया था, और जो स्मारक तैयार हुआ था उसका अनावरण हो रहा था। इसमें कई विधायक शामिल हुए थे, और इन विधायकों ने उस स्मारक पर पुलिस मुठभेड़ में पुलिस की गोलियों से मारे गए अपराधियों का जो स्मारक बना था उस पर माल्यार्पण किया था। तो हाल ऐसा था, संरक्षण इस तरीके से था। इसलिए विजय कृष्ण कह रहे थे कि देखिए, वैसे भी पटना जिला बहुत बड़ा जिला है, आज से नहीं, मतलब जब हम 1987 की बात कर रहे हैं तो इसके भी कई साल पहले से इस बात की डिमांड होती रही है कि पटना को 2 जिलों में बांटा जाए, बाढ़ दूसरा जिला हो, लेकिन आज तक यह मांग पूरी नहीं हुई। सभी पार्टियों ने की है, सभी नेताओं ने की है। तो विजय कृष्ण का कहना था कि देखिए, तारतर नरसंहार जैसी यदि घटना को हम रोकना चाहते हैं आगे, तो मोकामा बरहिया टाल योजना लागू किए जाने की जरूरत है। आज भी यह मांग होती है, कहा जाता है कुछ काम हुआ भी है लेकिन पूरा कभी नहीं हुआ है। वह क्षेत्र आज भी पिछड़ा है। बाढ़ को जिला बनाने की मांग कर रहे थे, और बाढ़ बेगूसराय, मुंगेर, नालंदा के कुछ हिस्सों को मिलाकर नया पुलिस रेंज बनाने की बात भी विजय कृष्ण ने की थी। फिर
यह भी कहा गया कि तातर नरसंहार की जांच सीबीआई से कराई जाए, लेकिन खैर सीबीआई से जांच होनी नहीं थी। तो ये तातर नरसंहार उस जमाने का बहुत ही कुख्यात नरसंहार था और इसके बाद भी कई घटनाएं घटी। दुलारचंद यादव का राजनीतिक सफर भी शुरू हुआ, वे लालू यादव के करीब भी हुए, विधायक बनने की कोशिश भी की, लेकिन विधायक बन नहीं पाए। कैलू यादव की समाप्ति के बाद आगे गिरोह कैसे चला, दुलारचंद यादव की गाड़ी आगे कैसे बढ़ी, यह सब आपको हम बताएंगे खबरों के पीछे में। जब कभी और इनसे जुड़ी कहानियों को लेकर हम आपके सामने आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, या कोई भूल सुधार चाहते हैं, या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं, तो आप हमें gyaneshwarlive@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। संक्षिप्त में जानकारी लिखें, अपना नंबर भी लिखकर भेजिए। एक बात का ध्यान रखिए कि यदि कोई कहानी सुनाने को कह रहे हैं और उस कहानी की तारीख, उस घटना की तारीख और साल यदि आपको याद है तो जरूर लिखिए। मुझे अपनी डायरी में खोजने में आसानी होगी, जो मेरी टीम है रिसर्च टीम, उसे काम करने में सहायता मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं कल रात 9 बजे एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।